नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, धामी कैबिनेट में खाली पद को भरने की चर्चा तेज हो गई है। यशपाल आर्य की जगह कोई दलित चेहरा धामी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा खेल सकती है दलित कार्ड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भाजपा के कुछ दलित विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, खाली पड़े पद पर लेकिन आखिरी फैसला केंद्रीय हाईकमान को करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं, पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। पंकज, सबसे पहले तो इस बात पर जानकारी दीजिए कि जो धामी कैबिनेट में यशपाल आर्य के जाने के बाद पद खाली हुआ है, उसको लेकर किस तरह का मंथन चल रहा है? बिल्कुल कौशल, देखिए उत्तराखंड में अब ये राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं कि किस तरह से दलित वोट बैंक के साथ साथ तमाम लोगों को लुभाया जाए। क्योंकि यशपाल आर्य जो कैबिनेट मंत्री थे सरकार में, दलित बड़ा चेहरा सरकार में थे, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और एक मंत्री पद सरकार में खाली हो गया। हालांकि चुनावों में बहुत कम वक्त बचा है, मात्र 3 महीने का वक्त चुनावों में बचा है। जनवरी के शुरुआत में या दिसंबर के अंत में आचार संहिता उत्तराखंड में लग सकती है। ऐसे में इस जो 2.5-3 महीने का वक्त है, इस बीच में ये कैबिनेट पद भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, ये अभी संशय बने हुए हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है क्योंकि दलित वोट बैंक को अगर साधना है, भाजपा को अपने पाले में डालना है, तो उन्हें एक दलित चेहरा इसमें शामिल करना होगा, कैबिनेट में शामिल करना होगा। और इसकी सुगबुगाहट बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। भाजपा के कुछ दलित विधायकों ने कल मुख्यमंत्री से देर शाम मुलाकात की थी और उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा है कि इसमें इस चेहरे को भरा जाए। संगठन का भी ये मत है कि संगठन भी इसमें कुछ बड़ा फैसला ले सकता है, वो भी इसमें हामी भर रहा है कि एक बड़े चेहरे को। पंकज, हालांकि फैसला तो केंद्रीय हाईकमान को करना है, लेकिन क्या इन दलित चेहरों में कोई नाम उभर कर सामने आ पा रहा है? इस तरह की कोई सियासी गलियारे में किसी के नाम को लेकर चर्चा है? बिल्कुल कौशल, इसमें 3 नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। पहला नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री खजान दास का है, जो राजपुर से विधायक हैं, दलित चेहरा है। इससे पहले भी वो कैबिनेट में रह चुके हैं। रमेश पोखरियाल जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो कैबिनेट में रहे थे। उसके बाद एक चंदन रामदास विधायक हैं, ये कुमाऊं से विधायक हैं और वो भी एक बड़ा चेहरा है, तीसरी बार के विधायक हैं। और एक विधायक सुरेश राठौर हैं जो हरिद्वार से आते हैं, ज्वालापुर से। तो ये 3 नाम इसमें सामने आ रहे हैं कि इन तीनों में से एक को मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें अंतिम फैसला केंद्र हाईकमान को लेना है। और इस तरह की भी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस विषय पर केंद्र हाईकमान से बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। क्योंकि भाजपा के सामने सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। चुनावों में हर तरह से वो चाह रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल में भी संतुलन बनाया, जातीय क्षेत्रीय तमाम संतुलन को बरकरार रखा जाए, ताकि आगामी दिनों में किसी भी तरह की संगठन को, सरकार को दिक्कत ना हो। इसलिए माना जा रहा है कि यशपाल आर्य एक बड़ा दलित चेहरा कुमाऊं के थे, तो कुमाऊं से किसी बड़े चेहरे को इसमें शामिल कराया जाए ताकि दलित वोट बैंक को भी साध लिया जाए। बिल्कुल, बहुत ये एक अहम हो जाता है क्योंकि एक मंत्री पद खाली पड़ा है और ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए जरूरी है कि कोई एक दलित चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आप हमारे साथ बने रहिएगा पंकज, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सूबे की राजनीति में बड़े दलित नेता के तौर पर पहचान रखने वाले यशपाल आर्य आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाएंगे, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल उनके भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने पर राजनीतिक चर्चा जरूर होने लगी है। प्रदेश में 22 सीटों पर सीधे तौर पर दलित वोटर प्रभाव रखते हैं। उत्तराखंड के तराई बेल्ट की बात करें या फिर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की, प्रदेश में 22 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर मायने रखता है। कांग्रेस के पास अब तक दलित चेहरे के नाम पर प्रदीप टमटा ही थे, लेकिन अब यशपाल आर्य के आने से कांग्रेस दलित वोटों में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। भाजपा के लिहाज से ठीक चुनाव से पहले यशपाल आर्य और उनके बेटे का जाना बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन भाजपा फिलहाल ऐसे किसी भी नुकसान से इनकार कर रही है। तो पंकज राणा का रुख कर लेते हैं। पंकज राणा हमारे साथ लगातार बने हुए देहरादून से। पंकज, एक और देखा जा रहा है कि भाजपा को लेकर यह बयानबाजी हो रही है कि भाजपा को नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा इससे इनकार कर रही है कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का जाना उसके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में जो 22 सीटें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं सीधे सीधे दलित वोटरों का, जहां पर प्रभाव है वो किनके साथ जाएगा, इसको लेकर एक मंथन होने की जरूरत है।
बिल्कुल कौशल, देखिए भाजपा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यशपाल आर्य का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए बड़ा झटका है और ये कहीं ना कहीं भाजपा को एक नुकसान भी देने वाला है, क्योंकि यशपाल आर्य कुमाऊं के बड़े दलित चेहरा रहे हैं कांग्रेस में, उससे पहले भी और भाजपा के आने के बाद भी एक बड़ा वोट बैंक उनके पाले में गिरा था। 2017 के चुनाव में बात करें तो दलित वोट बैंक का अधिकांश जो हिस्सा था वो भाजपा के पाले में आया था, उसके बाद 57 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 18% से ज़्यादा का दलित वोट बैंक उत्तराखंड में है और इसमें से सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और जो देहरादून जिला है इसमें दलित वोट बैंक है। इसमें तकरीबन 10% से ज़्यादा का वोट बैंक है जो इसमें यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के पाले में जाता है। लेकिन अगर उससे पहले के चुनाव की बात करें तो बसपा के पाले में हमेशा दलित वोट बैंक जाता है, लेकिन 2017 के बाद से ये वोट बैंक भाजपा के पाले में रहा है और भाजपा ने इसको साधने की कोशिश भी की है। यशपाल आर्य के जाने के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो कुमाऊं की 4-5 सीटें हैं, चाहे हम बाजपुर की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, उसके बाद कालाडूंगी की बात करें, नैनीताल की बात करें और भीमताल, सोमेश्वर, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव भी है और उनके साथ दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में रहता है। तो ये कहना भाजपा की कि उन पर फर्क नहीं पड़ेगा तो एक बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल कौशल यहाँ इस बात को समझना होगा कि 18.5% से ज़्यादा जो उत्तराखंड में दलित वोट बैंक है उसको साधने को लेकर भाजपा किस तरह से आगे जाने वाली है, क्योंकि इसमें अब ये भी निकल के आ रहा है कि भाजपा इस वोट छोटा सा जवाब पंकज, कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? शामिल कर सकता है कांग्रेस, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है कि यशपाल आर्य के आने के बाद बड़ा वोट बैंक दलित का कांग्रेस के पाले में जाएगा, लेकिन कांग्रेस अभी इस बात को पुख्ता नहीं मानकर चल रही है। ये कहा भी नहीं जा सकता कि कितने लोग उनके साथ रहेंगे, क्योंकि 2017 के चुनावों के गणित को अगर देखें तो दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा पंकज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के सिडकुल स्थित रैपिड मोल्डर कंपनी में भीषण आग लग गई है। सेक्टर 18 में HUL के पास ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री मौजूद है और भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए, हरिद्वार के सिडकुल स्थित ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री है, भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग की वजह से केमिकल बनाने की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ABP गंगा पर दिखा रहे हैं। सेक्टर 18 में ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री मौजूद है और ये पूरी फैक्ट्री आग के चलते खाक हो गई है। रोहित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, कैसे इस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? कौशल, मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह थाना क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। प्रथम दृष्टि माना जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। फिलहाल आग अभी भी जारी है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आधा दर्जन से लगभग गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। तो अभी फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी या कर्मचारी साहब की बात हो पाई, या फिर इस मौके पर अगर आप मौजूद हैं तो वहां क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है रोहित? अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो भी आसपास की क्षेत्र की है वो भी मौके पर बुलाई जा रही है। अभी आग जारी है, फायर ब्रिगेड गाड़ी आग बुझा रही है, मगर आग बुझाने के अलावा किसी माल या किसी आदमी के जलने की कोई सूचना नहीं। केवल फैक्ट्री में आग लगेगी केमिकल जो अभी भी जारी है और उसको बुझाया जा रहा है। अब आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग लगी है। हरिद्वार में सेक्टर 18 में ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, रैपिड मोल्डर कंपनी है ये, जहां पर ये भीषण आग लगी है और ये भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा पर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, लोगों में दहशत है, लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आग बहुत भीषण है। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में आने की संभावना जताई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा से विधायक जाएंगे नहीं, बल्कि भाजपा में विधायक आएंगे। यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में मलाई खाने के बाद यशपाल आर्य अब कांग्रेस खेमे में पहुंच गए हैं। 4.5 साल सत्ता भोगने के बाद यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 100 दिनों में बेहतरीन काम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने बूथ स्तर पर मजबूती हासिल की है और बूथ स्तर पर मजबूत बीजेपी 2022 में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत देने का ऐलान किया है। धामी सरकार कोविड के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे मृतक के परिवार वालों को काफी मदद मिलेगी और ये एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा सकता है। वो लोग जो कोरोना की वजह से जान गंवा बैठे, उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद उत्तराखंड सरकार की ओर से की जाएगी और ये एक बड़ी मदद साबित होगी उन पीड़ित परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को किसी अपने को कोरोना में खोया है। चलिए एक और बड़ी खबर, देहरादून से उपनल कर्मचारियों ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। अक्टूबर के आखिर में एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं उपनल कर्मचारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपनल कर्मचारियों ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। कैबिनेट के फैसले से नाराज हैं उपनल कर्मचारी और अक्टूबर के आखिर में एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं उपनल कर्मचारी। कैबिनेट के फैसले से नाराज हैं उपनल कर्मचारी। उपनल कर्मचारियों ने कैबिनेट की उप समिति की रिपोर्ट पर फैसला न लेने का आरोप लगाया है। हाल ही में राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की थी। वेतन में बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है उपनल कर्मचारी, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो हाल ही में फैसला लिया गया था उपनल कर्मचारियों को लेकर, वो भी आपको बता रहे हैं। 22,000 उपनल कर्मचारियों को राहत दी थी सरकार ने। 10 साल से कम उम्र नौकरी वालों को वेतन में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और 10 साल से ज्यादा की नौकरी वालों के वेतन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा वित्त विभाग को यह भी कहा गया था कि वो हर साल जो वेतन में बढ़ोतरी है उसको लेकर फैसला ले। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर आ रही है कि उपनल कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 22,000 उपनल कर्मचारियों को राहत देने का काम किया था। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी ने 17 विभागों की 94 करोड़ 24,23,000 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ किया, तो वहीं जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड का उद्घाटन भी किया। हमने कार्यक्रम तय किया हुआ है, सभी जगह जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे, जनता के बीच में उनसे संवाद करेंगे और जो जरूरी काम है वो काम कर रहे हैं। कुछ कामों को प्रस्ताव में डाल रहे हैं, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उनका लोकार्पण भी कर रहे हैं और एक जो कार्य संस्कृति है हमारा सरलीकरण, समाधान और विस्तारीकरण, उसका भी उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए हमने उनका जो किराए का जो पैसा था जितना भी जो है उसको हमने कल देने में कैबिनेट में फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकास नगर के दौरे पर रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से आम आदमी परेशान है, इसलिए किसान और नौजवान सड़क पर हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई चरम पर, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लोकायुक्त जो है 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया, अभी तक नहीं आया है। हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे आप भली भांति भी। पहाड़ प्रभात में अब बात कर लेते हैं नवरात्र की नवमी की। नवरात्र के पावन दिनों में हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व की रेंज में घने जंगल के बीच सूरकूट पर्वत पर मां सुरेश्वरी देवी मंदिर मौजूद है। वैसे तो साल भर इस पौराणिक मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में मंदिर की छटा अलग ही देखने को मिलती है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। उत्तरकाशी में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ की रामलीला की खास बात यह है कि कलाकार गढ़वाली भाषा में रामलीला का मंचन करते हैं। पिथौरागढ़ के महाकाली मंदिर में नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी कुमाऊं रेजिमेंट पर है।
दशहरे के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन मंदिर में महाकाली की भव्य पूजा कराती है। इस सिद्धपीठ की स्थापना 6वीं से 7वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ रात के वक्त माता को भोग लगाने के बाद मां की शैया लगाई जाती है, जिस पर फूल रखे जाते हैं। और अल्मोड़ा में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ की रामलीला का इतिहास 150 साल पुराना बताया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। कुमाऊं की रामलीला में अल्मोड़ा की रामलीला का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। 1860 में बद्रेश्वर मंदिर से रामलीला का मंचन शुरू हुआ और आज 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर प्रभु राम की लीला का मंचन अल्मोड़ा जनपद के नगर स्थानों में होता है। अपने आप में ये ऐतिहासिक है और यहाँ की रामलीला देश विदेश तक जाती है।